हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो हिस्ट्री की क्लास का जो सीरीज शुरू करी है, इसमें एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों पोर्शन इसके आएंगे। उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने डाल दिया है आपको यूट्यूब पे। आप देख रहे हो कि जो लेक्चर हम शुरू किए हैं ये सीरीज, ये नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर, EMRS, DSSB, जो भी जितने भी PGT के एग्जाम्स है उनके लिए ये कोर्स है। और प्रॉपर बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में ये क्लास हो रही है लगातार दोस्तों, और आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखते हैं दोस्तों, हमने जो अब तक पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था दोस्तों कि मुगल परवर्ती मुगल साम्राज्य जो था, वो मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन प्रोसेस किस तरीके से हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों, हमने बात की थी क्लास का पिछली क्लास में कि औरंगजेब जो शासक था उसके समय से ही मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। अब उसमें होता क्या है दोस्तों कि जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है तो उसके कुछ कारण औरंगजेब के समय से हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमने क्लास में डिस्कशन किया था। जैसे कि अलग 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 जो जितने भी विद्वान थे वो अपनी अपनी बातें बता रहे थे। हमने पहले कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों के बारे में जाना, जिसमें सतीश चंद्रा थे, इरफान हबीब थे और अतार अली थे। वो बताते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है वो एक उनकी नीतियों की वजह से, दीर्घकालीन जितनी भी नीतियां चली आ रही थी उनकी वजह से हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ कुछ और इतिहासकार थे, वो भी ये बताते आए हैं, हमें बताया कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था कहीं ना कहीं उसके जागीरदारी संकट, उसके कृषि संकट और किसानों में जो उनका जो नियम थे किसानों को लेकर, उसके जो असंतोष फैला था वो भी जिम्मेदार था। और इसी को कारण इरफान हबीब भी बताते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मुगल साम्राज्य के पतन के इनके अलावा भी अनेक कारण थे, जैसे जिनको हमने डिस्कस किया था कि मुगल साम्राज्य में उस जो कंपेरेटिवली जो शासक थे औरंगजेब से पहले के, उनमें और औरंगजेब में अंतर ये था कि औरंगजेब काफी धर्मांध था कंपेरेटिवली। ये राजपूत इसकी नीति फेलियर थी। दूसरी तरफ अमीर वर्ग जो था वो लगातार ऐसो आराम कर रहा था, उनकी नीतियां भी खुद जिम्मेदार थी। और एक कारण हमने जो डिस्कस किया था कि विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण महत्वपूर्ण था। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि विदेशियों का आक्रमण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, ये ऐसे अनेक कारण रहे थे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन लगातार होता आ गया था। लेकिन दोस्तों, हमने इसके बारे में भी बात करी कि मुगल साम्राज्य के पतन की जड़ें, पतन के लिए जो जड़ें थी वो खोखली तब दरदरा कर नजर आ गई सामने कि जब नादिर शाह का आक्रमण होता है और जब उसके बाद में फिर अब्दाली का आक्रमण हो जाता है। मान लो ये विदेशी आक्रमण थे दोस्तों। अब्दाली का आक्रमण तो खैर बहुत बाद में होता है, लेकिन इससे पहले ही 37 में एक बार तो बाजीराव प्रथम का आक्रमण हो जाता है, फिर नादिर शाह का आक्रमण होता है। इनसे ही बहुत ज्यादा चीजें हमने को देखने को मिल जाती है, उनकी जड़ों के जो मुगल साम्राज्य था कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में पता चल जाता है। इस तरीके से हम मुगल साम्राज्य की जितनी भी मेन मेन रीजन रहे थे उनको लेकर हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आगे देख चलते हैं कल की क्लास से थोड़ा सा। और ये था दोस्तों औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का एक बार विस्तार के बारे में हम देखें तो जो विस्तार था काबुल से लेकर के अर्काट तक, और इधर थट्टा से लेकर के पूर्व में ढाका बंगाल तक विस्तृत था। बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य, जिसको अगर केंद्रीय सत्ता कमजोर है तो फिर वो उसमें हलचल मचेगी दोस्तों। हमेशा किसी भी शासन व्यवस्था में जो राजतंत्रात्मक होती है उसमें केंद्रीय शासन जो होता है, जो केंद्रीय सत्ता होती है, वो मजबूत होना बहुत जरूरी होती है लंबे समय के लिए चलाने के लिए। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन कहीं न कहीं औरंगजेब ने कुछ नीतियां अपनी, जैसे दक्षिण नीति थी, उसकी वजह से कुछ ज्यादा अपना योगदान, ज्यादा महत्व दक्षिण को दे दिया और नॉर्थ के राज्यों में विद्रोह उत्पन्न हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं औरंगजेब की बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हमें हमने मानी गई थी। इसके बाद में दोस्तों आगे के शासक जैसे देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है मार्च 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दोस्तों वो अपनी वसीयत जो था वो लिख के जाता है अपने बेटों के नाम। और वो कहता है कि मेरे जीवित पुत्र जो भी है, जिनमें
पहला था मुहज्जम, आजम और कामबख्श। 3 पुत्र थे उनके जीवित, उनमें मुहज्जम, आजम और कामबख्श थे। इनको मेरी वसीयत बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाए। लेकिन दोस्तों, मुगल साम्राज्य में कभी भी उत्तराधिकार के नियम नहीं थे, इससे पहले के सल्तनत में भी नहीं थे। बस केवल इतना था कि अगर बड़ा बेटा है, अगर वो शासन अच्छे से संभाल लेता है तो ठीक है, अदरवाइज छोटा भी उसके खिलाफ उठ खड़ा होता था, जिसमें जितनी शक्ति उतना उसका हिस्सा मांग लिया जाता था। आपस में लड़ाइयाँ होती थी, जो जीतता था वही शासक बनता था। तो मुगल साम्राज्य भी वही परंपरा रही। हालांकि इसने वसीयत तो छोड़ी, किसने? औरंगजेब ने। लेकिन उसके बावजूद इसके तीनों बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष पैदा हो जाता है। तो आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है प्रवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल शासक। आज का अपना टॉपिक है उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक या प्रवर्ती मुगल शासक उन शासकों को कहते हैं जिनमें मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, मुख्य शासकों के नाम से हम पढ़ते हैं, जैसे कि संस्थापक बाबर था, उसके बाद में हुमायूं को पढ़ते हैं, हुमायूं के बाद में अकबर मुगल शासक के रूप में आता है, लेकिन इसके बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है कुछ समय के लिए। फिर अकबर के बाद में जहांगीर को पढ़ते हैं, शाहजहां को पढ़ते हैं, और औरंगजेब तक का जो शासन काल है मुगलों का, इसको पूर्ववर्ती मुगल शासक कहा जाता है, या फिर एक कह सकते हैं मुगल मुख्य मुगल शासकों के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद का जो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, औरंगजेब की डेथ से लेकर के 1858 तक का जो समय है, वो समय हमें उत्तरवर्ती मुगल शासकों का काल माना जाता है। तो दोस्तों, जो समय है उत्तरवर्ती मुगल शासकों का समय, यह समय माना जाता है 1707 से 1858 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक का जो समय है, यह उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के अधीन या उसके अंडर में माना जाता है। अब दोस्तों, इस समय अनेक शासक आते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट आता है, जहांदार शाह आता है, फर्रुख शेर आता है, मोहम्मद शाह आता है, अनेक शासक आते हैं दोस्तों, और शाह आलम द्वितीय भी आता है। इस तरीके से बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह सेकंड भी बोला जाता है, वो आता है, और अंत में बादशाह के पद को समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। और इस तरीके से 1707 से लेकर के 1858 तक का जो समय मुगल साम्राज्य का, ये एक तरीके से उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से, मुगल शासकों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हम देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों में प्रथम शासक जो था वो था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में पहला शासक आता है बहादुर शाह प्रथम। अब इसका समय दोस्तों हम लिख लेते हैं इसी के सामने इधर, 1707 में, 1707 में से लेकर के 1712 ईस्वी तक ये शासक रहता है। 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक ये शासक रहता है। और औरंगजेब के 3 पुत्र थे, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जिनमें से ये एक पुत्र है। मैंने आपको बताया कि औरंगजेब अपनी वसीयत छोड़ के गया था, और तीनों पुत्रों में आपस में बांटने की बात हुई थी, लेकिन फिर भी इनके बीच में उत्तराधिकार यानी कि शासक बादशाह बनने को लेकर के एक उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाले शासक थे बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम जो था वो था मुहज्जम, और इसको शाह आलम प्रथम भी कहते थे। तो दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं मूल नाम,
मूल नाम मुहज्जम, मूल नाम मुहज्जम था इसका, और इसको ही शाह आलम प्रथम भी कहते थे। दोस्तों, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में और जाते हैं। हुआ ये था कि तीन भाई थे ये। दो भाइयों के नाम और लिख लेता हूं, इसके भाई जो भी थे, जिसमें दूसरा भाई था आजम, और काम बख्श। आजम और काम बख्श। तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य 21 सूबों में बटा हुआ था। इस तरीके से ये सब भी, आजम भी, मुअज्जम भी और काम बख्श भी अपने अपने सूबों में एज ए गवर्नर या प्रांतपति के रूप में नियुक्त थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो ये सब एक दूसरे से आक्रमण करने के लिए दिल्ली की तरफ आते हैं और उत्तराधिकारी का ले संघर्ष पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर 18 जून 18 जून 1707 ईस्वी को 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध होता है। 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ के युद्ध में आजम को पराजित कर देता है, को पराजित कर देता है। अब इस युद्ध का नाम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पूछ लिया जाता है कि जजाऊ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो आजम और मुहज्जम के बीच में, आजम और मुहज्जम के बीच में होता है, यानी कि बहादुर साहब के बीच में होता है 18 जून 1707 ईस्वी को। और इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है मुहज्जम। इसके बाद ये शासक बन जाता है, और आगे देखते हैं, ये शासक बन जाता है। अंततः मुहज्जम मुहज्जम जो है बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम होता है ये, के नाम से गद्दी पर बैठता है, पर बैठता है। अब दोस्तों, ये गद्दी पर तो बैठ गया, कब? 18 जून 1707 को। लेकिन अभी इसका एक भाई और जीवित है, वो है काम बख्श। तो ये काम बख्श को भी, ये जो बहादुर शाह है, ये काम बख्श को 1709 ईस्वी में, काम बख्श को बीजापुर के पास पराजित करके मार देता है।
तो दोस्तों अब इसने दोनों भाइयों को मार दिया, अब ये अकेला जीवित रहता है। तो इस प्रकार से इसने अपनी शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया, जिनसे इनको डरता काम जिन उनको सबको मार दिया। कामबख्श से डरता तो इसको भी इसने मार दिया बीजापुर के युद्ध में। और आज इसने मुहज्जम ने इसको भी, आजम को भी पराजित कर दिया, और इसके बाद में ये शासक के रूप में बैठ जाता है। दोस्तों दोस्तों थोड़ा सा एक बार और बहादुर शाह के बारे में जान ले। तो इसका जो जन्म था, जन्म 1643 ईस्वी को नवाब बाई के गर्भ से बुरहानपुर में हुआ। पुर में हुआ। इसका जन्म कब हुआ? 1643 ईस्वी को होता है। नवाब बाई जो थी, मैंने भाई लिख दिया, बाई आएगा यहाँ पे, बाई, नवाब बाई, नवाब बाई के गर्भ से बुरहानपुर, बुरहानपुर में हुआ था। अब दोस्तों ये एक मुगल काल का एक ऐसा शासक था जो औरंगजेब ने जितनी भी नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों के उलट इसने जितने भी तत्कालीन अपने क्षेत्रीय राज्य थे उनसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कह सकते हैं या फिर शांतिपूर्ण मित्रता भी कह सकते हैं। तो जो शांतिपूर्ण मित्रता की नीति अपनाने वाला, अपने समकालीन शासकों से शांतिपूर्ण मित्रता की नीति अपनाने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो वो कौन था? वो था बहादुर शाह प्रथम। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जामों में पूछा जा चुका है कि बहादुर शाह जो है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने क्षेत्रीय राज्यों के प्रति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति या शांतिपूर्ण मित्रता की नीति अपनाई। तो वो था बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों आपको जितने भी एग्जाम्स हुए हैं लेक्चरर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्पेशली, उन सबको आपको बताया जाएगा यहाँ पे। यूपीएससी में भी आया है, अगर है तो उसको भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे बताऊंगा मैं। लेक्चरर में आया है, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में, जिसमें भी आया है उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में लिखते हैं। बहादुर शाह ने बहादुर शाह ने अपने समय के या समकालीन, ऐसे कह सकते हैं, समकालीन शासकों के साथ के साथ शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या फिर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या मित्रता की नीति अपनाई। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या फिर मित्रता की नीति अपनाई। किसने अपनाई? बहादुर शाह प्रथम ने। यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, यही चीज थी जो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप लोगों से। तो ये थी। अब इसने इस नीति के तहत क्या काम किए उनको देखते हैं। कार्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के तहत इसने क्या कार्य किए थे उनको देखते हैं। पहला काम था 1709 में, या फिर 8 में बोल सकते हैं, 1708 के लगभग, 1709-8 में शाहू को
मुगल कैद से छोड़ देना। अब साहू कौन था? जो साहू था, इसको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और बंदी बना करके जेल में डाल दिया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बहादुर शाह था, इसने औरंगजेब के उलट नीति अपनाई थी। उलट का मतलब यह है, यहाँ पे तात्पर्य कि इसने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या मित्रता की नीति अपनाई थी, तो यानी कि अपने मित्रों के साथ में बनाकर चलने की बात यह करता है। इसी के लिए अगर ध्यान करें हम आगे, तो इसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में अगर हम बात करें, तो दूसरा जो काम किया था वो था राजपूतों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करना। अब इसके तहत दो तीन काम हुए थे। इसके तहत दो तीन काम हुए थे, जिनमें पहला काम हुआ था अजीत सिंह को मारवाड़ के अजीत सिंह को मारवाड़ के अजीत सिंह को जो शासक था उस वक्त, अजीत सिंह बच्चा ही था, ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो शासक नहीं स्वीकार गया था औरंगजेब के द्वारा। इसलिए मारवाड़ के अजीत सिंह को शासक स्वीकार कर लेना। मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह, उसको मतलब इसने शासक मान लिया, शासक स्वीकार कर लेना। इसके बाद में इसके बाद में आमेर के शासक, यहां पे एक्चुअली क्या था दोस्तों, आमेर में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। तो इसने क्या किया कि जो मिर्जा राजा जय सिंह था ना, उसको शासक स्वीकार कर लिया। तो उसके बारे की बात कर रहे हैं। आमेर के शासक सवाई जय सिंह प्रथम, प्रथम की बात कर रहे हैं हम, जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम का पक्ष लेकर शासक स्वीकार करना। दूसरा दूसरा जो शासक था, इसके बारे में हम बात करें तो मारवाड़ राजपूतों के साथ तो इसने संबंध सुधार ही लिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट है जाट एवं सिखों। अब जाटों में कौन था? जाटों में चूड़ामन था, और सिखों में बंदा बहादुर, बंदा बहादुर और बंदा बहादुर, साथ में गोविंद गुरु। इन सब के साथ जाट सरदार चूड़ामन, बंदा बहादुर और गोविंद गुरु के साथ संबंधों को सुधार लिया था, सुदृढ़ कर दिया था। इसीलिए जाट और सिखों के साथ अच्छा संबंध बनाया।
तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि साहू को कैद से छोड़ देता है, ये राजपूतों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करता है, सुधार देता है। और इसमें दो काम होते हैं, एक तो अजीत सिंह वाला और एक जय सिंह वाला। इसके बाद में जाटियों सिखों के साथ अच्छा संबंध बनाता है, जैसे कि चूड़ामन जाट सरदार चूड़ामन था, उसको लेकर उसको स्वीकार कर लेता है। बंदा बहादुर को गोविंद गुरु के साथ में अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है, और बुंदेले सरदार के साथ भी ये अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन इसमें ये कितना कारगर होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम ये इस नीति में काम करना चाह रहा है। इस नीति के तहत इसने साहू को छोड़ दिया, ये यहां से ठीक हो गया मामला, इधर से भी यहां से भी ठीक हो गया। लेकिन जो बंदा बहादुर थे ना, इन्होंने 1710 ईस्वी में सरहिंद को जीत लिया। बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में सरहिंद को जीत लिया। अब क्योंकि सरहिंद मुगल साम्राज्य के अंदर आता था पहले, तो अब बंदा बहादुर से इसने संपर्क अच्छा बनाने की कोशिश की, संबंध सुधारे, लेकिन पार नहीं पड़ी। तो जो सरहिंद का जो युद्ध होता है, ये इसको कौन जीत, इसमें लगातार वो बंदा बहादुर है वो आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है। फिर 1712 ईस्वी में ये बंदा बहादुर से ही युद्ध करता हुआ बहादुर शाह मारा जाता है। तो इसी के बारे में लिखते हैं। अंततः फरवरी 1712 ईस्वी को बंदा बहादुर के साथ फरवरी 1712 ईस्वी को बंदा बहादुर के साथ युद्ध करते हुए लाहौर में मारा गया। अब दोस्तों क्योंकि बहादुर शाह जफर जब गद्दी पर बैठा था उस वक्त ही लगभग 65 साल के समथिंग इसकी उम्र थी, 60 से 65 साल के बीच में इसकी उम्र थी। तो यानी कि वृद्ध शासक के रूप में ये शासक बना था, मतलब दिल्ली का, मुगल साम्राज्य का। तो इसके पास में इतनी मजबूती नहीं थी उसके, इसीलिए ये युद्ध करते हुए भी मारा गया। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वृद्ध होने की वजह से ही ये मरा, लेकिन हाँ, युद्ध करते हुए ये मारा गया। और लाहौर में बाद में जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के ये इतना दुर्भाग्यशाली मान सकते हैं इसको कि इसके 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह, इस नाम के। इन चारों बच्चों ने वो वही वापस जो दिल्ली के जितने भी शासक थे उनके बीच में इस तरह की उत्तराधिकार संघर्ष होता आया है, अब तक वो भी यहाँ पे भी आया, उत्तराधिकार संघर्ष होता है। और उसमें हुआ क्या कि इसका जो सौ था बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह जफर नहीं है एक्चुअली, बहादुर शाह प्रथम जो है, इसका शव 1 महीने तक पड़ा रहा और 1-1.5 महीने के बाद में इसको दफनाया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी इनमें निर्लज्जता थी कि 1 महीने तक किसी शासक का शव पड़ा रहता है और अपने साम्राज्य के लिए, अपने शासन के लिए ये लोग आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं और उस शव को नहीं दफनाया जाता है। और अंत में मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वहां पर इसके शव को दफना दिया जाता है दोस्तों। तो इसके 4 पुत्रों ने, इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। सिडनी ओवन करके एक इतिहासकार थे, वो कहते हैं
कि दिल्ली सल्तनत का, सॉरी, मुगल काल का जो है ये अंतिम शासक था बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद के शासकों में तो मुगल काल अत्यधिक तीव्र और पतन की ओर ज्यादा तीव्र गति से बढ़ता गया। उसमें मुगल शासकों की राजनीतिक तुच्छता और स्वार्थपरता अधिक देखने को मिलती है। ऐसा कौन कहता है? सिडनी ओवन कहता है। इसी समय एक इतिहासकार है खफी खां नाम के, और उनकी किताब आती है किताब उल लबाब, इस नाम से आती है उनकी किताब। तो उसमें ये कहते हैं अपनी किताब में, खफी खां जो है, इसमें बताते हैं कि जो मुगल शासक थे ना, इस वक्त का बहादुर शाह जो था, ये अपने मतलब एक इतना दुर्भाग्यशाली शासक है कि अपने पुत्रों को भी एक नहीं रख सका अपनी मौत के समय भी। और अनेक विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं, जिसीलिए इसको साहब है बेखबर भी कहता है खफी खां। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम को शाह है बेखबर कहा था, तो वो थे खफी खां। तो दोस्तों 3-4 लाइन और लिख लेते हैं, इसके बाद में फिर बहादुर शाह को खत्म करते हैं। और इसमें लिखो, तो इसमें देखते हैं, इसके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र था जहांदार शाह, जहांदार, एक बार, पुत्र, और पुत्रों में पहला पुत्र था जहांदार शाह, अजीम उस्सान शान, रफी उस्सान शान, और छोटा पुत्र था जहान शाह। इन चारों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध होता है, का युद्ध होता है। इन चारों के बीच में आपस में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। जहादार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान, जहान शाह के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध की जो मैं अभी आपको कहानी बता रहा था, वो यही कहानी है कि बहादुर शाह प्रथम का शव लगभग 1 महीने तक पड़ा रहा, जिसको दफनाया नहीं गया। किसकी वजह से? इस उत्तराधिकार युद्ध में की वजह से, क्योंकि दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए। और उसके बाद में जहांदार शाह इन उत्तराधिकार युद्ध में विजय होता है, और वो अंत में मोती मस्जिद में इसका दफना दिया जाता है। जुल्फिकार खां की मदद से ये शासक बन जाता है। तो अंत में इस उत्तराधिकार युद्ध की वजह से उत्तराधिकार उत्तराधिकार युद्ध की वजह से बहादुर शाह का शव लगभग बहादुर शाह का शव जो है लगभग 1 महीने तक, 1 महीने तक बिना दफनाए, बिना दफनाए पड़ा रहा। और अंततः जो दफनाया गया था, अंततः दिल्ली की, जो दिल्ली की मोती मस्जिद थी,
इसमें दफना दिया गया। ये बहादुर शाह जफर की कहानी थी। इसके बाद में एक दो इतिहासकारों का स्टेटमेंट ले लेते हैं। सिडनी ओवन, सिडनी ओवन बताते हैं कि ये अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में, यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो कौन शासक था ऐसा? बहादुर शाह। ऐसा, और इसके बारे में क्या कहता है कि अच्छा शासक था जिसके बारे में अंतिम रूप से अंतिम शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बाकी तो इसमें और लाइन है थोड़ी सी। बाकी तो जो मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी पतन, स्वार्थपरकता, मुगल शासकों की राजनीतिक तुच्छता के लक्षण इसमें और भी दिखाई देने लग जाते हैं। सिडनी ओवन ऐसा बोलते हैं। इसके बाद में कफी खां जो है, कफी खां जो है, यह अपनी किताब, इनकी किताब है मंतखब उल लुबाब। ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जामों में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, और बहुत एग्जामों के बारे में पूछी जा चुकी है। खफी खां की किताब है मुंतखब उल लुबाब। इसमें बहादुर शाह प्रथम को शाह है बेखबर कहा गया है। शाह ए बेखबर, वो क्यों कहा गया है? इसका कारण है अपने शासन कार्यों के प्रति भेद लापरवाह था है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा मानते हैं खफी खां। और वो कहते हैं कि ये शाह है बेखबर था। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली का कौन सा बादशाह था जिसको शाह है बेखबर कहा जाता है, तो वो है बहादुर शाह प्रथम। और किसने इसको शाह है बेखबर कहा था? तो वो है खफी खां। और इनकी एक किताब है, वो है मुंतखब उल लुबाब नाम से। तो दोस्तों, ये बहादुर शाह था। और बहादुर शाह के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, हम परवर्ती मुगल शासक पढ़ रहे थे, और परवर्ती मुगल शासकों में हमने पहले जाना था कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कौन लोग जो इतिहासकार थे, विद्वान थे, वो क्या क्या बातें बताते हैं, क्या क्या कारण बताते हैं, उनके बारे में एक एक जाना। इसके बाद में हमने जाना कि और भी क्या कारण थे जिसके बारे में औरंगजेब भी की नीतियां, उसके कुछ कारण जो थे, दक्षिण नीतियां, वो सब इसके लिए जिम्मेदार थी। लास्ट में आकर के हमने एक एक करके जो है प्रवर्ती शासक थे, मुगल शासक, उनमें पढ़ना आप शुरू कर दिया है, जिनमें से आज बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। और अब दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों का मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे और भी बेहतर देने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके बाद में एक टेस्ट भी होगा आपका 50 क्वेश्चन का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा वो भी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी हिस्ट्री का भंडारा पूरा यहीं पे आपको मिलेगा, जिसमें EMRS, DSSP, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सभी के एग्जामों के लिए यहाँ बहुत जितनी बेहतर क्वालिटी हो सकती है कंटेंट में, तो आपको कमी नहीं आने दूंगा। कंटेंट तो आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा दोस्तों, बस केवल और केवल आप यहाँ पे बैठ जाइए मेरे साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू।
वो क्लिक तो कर दिया मैंने उसको। अब क्लिक कहाँ की वो आए, वैसे क्लिक किया है मैंने, वही करना पड़ता है या? हाँ नहीं मेरे